जय निर्वाण, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। हमारी पहली अपडेट आ रही है स्वयं रक्षा कवच को लेकर के। स्वयं रक्षा कवच डीआरडीओ का इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, जिसे तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए विकसित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी प्रोडक्शन क्लियरेंस अब लगभग मिड 2027 तक मिलने की उम्मीद है। एक्चुअल प्रोडक्शन 2028 से शुरू हो सकता है, बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट समय पर मिले। एसआरके का डेवलपमेंट 2021 से डीआरडीओ की डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम डेयर के नाम से जानते हैं, और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर यानी कैस डीआईसी बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 अल्फा पर इसके फ्लाइट ट्रायल्स अक्टूबर 2025 के अंत में शुरू हुए थे। सिस्टम ने इंटरनली इंटीग्रेटेड रेडार वार्निंग रिसीवर और एक्सटर्नली माउंटेड जैमर पॉड शामिल हैं। इसका उद्देश्य 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रदान करना है। पुराने D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट की तुलना में जो एसआरके है, इसमें तेज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कवरेज और बेहतर रियल टाइम थ्रेट क्लासिफिकेशन जैसी क्षमताएं बताई गई हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्रोजेक्ट कुश को लेकर आ रही है। प्रोजेक्ट कुश डीआरडीओ का स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको मीरियट्स के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की लंबी दूरी वाली परत को मजबूत करना है। रिपोर्ट के अनुसार कुश के तहत 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, जो है M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर। M1 की रेंज 150 किलोमीटर, M2 की रेंज 250 किलोमीटर और M3 तकरीबन 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आएगी। M1 ने 23 जुलाई 2026 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपना पहला सफल परीक्षण पूरा किया है और M2 के ट्रायल की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खासियत है इनकी कॉमन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी। तीनों मिसाइलों में साझा एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, सीकर और प्रोपल्शन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होने से डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने की कोशिश है। कुछ का रडार बैकबोन गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईसा रडार पर आधारित होगा, और जिसे डीआरडीओ के LRDE बेंगलुरु विकसित कर रही है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावर डेंसिटी और बेहतर थर्मल एफिशिएंसी देती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहले चरण में 5 स्क्वाड्रन के कुछ सिस्टम की स्वीकृत तकरीबन 21,700 करोड़ रुपए की थी। तुलना के लिए भारत ने 2018 में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन खरीदी थी, जहां पर भारत ने $5.43 बिलियन का समझौता किया था। इसलिए रिपोर्ट के अनुसार कुछ की लागत S-400 की तुलना में 50% से अधिक कम हो सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर के है। तेजस मार्क 2 की अनुमानित कीमत तकरीबन 95 से लेकर $96 मिलियन प्रति विमान बताई जा रही है। ये मौजूदा तेजस मार्क 1 अल्फा की कीमत, जो कि 77 से लेकर $78 मिलियन की औसत कीमत है, इससे 23% ज़्यादा होगी। तेजस मार्क 1 अल्फा की कीमत का आधार 25 सितंबर 2025 का 97 विमानों का तकरीबन 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल है। मार्क 2 की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद ये प्रीमियम अपेक्षाकृत जो है कम माना जा रहा है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में काफ़ी बड़े तकनीकी बदलाव होंगे। इसमें F414 इंजन का यूज़ किया जाएगा, जो मार्क 1 अल्फा के F404 की जगह लेंगे। बड़ा इसमें एयरफ्रेम है, ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, अतिरिक्त वेपन स्टेशन है, बेहतर सेंसर और एवियोनिक्स हैं और ज़्यादा वेपन्स को कैरी करने की क्षमता है। अब यहाँ पर इसकी कीमत आगे चल के नियंत्रित भी की जा सकेगी, जब इसके बड़े मायने में जो प्रोडक्शन है वो शुरू होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट इसे अभी भी राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मान रहे हैं, क्योंकि ये भारत में बनेंगे और जब बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होगा तो इनकी यूनिट कॉस्ट को कम करने का प्रयास उस समय किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस के Su-57 को अंतरिम समाधान के तौर पर खरीदता है तो इसका असर AMCA प्रोग्राम पर पड़ सकता है। मुख्य चिंता Su-57 की क्षमता नहीं, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाली प्रोक्योरमेंट मोमेंटम है। शुरुआत में 2 स्क्वाड्रन खरीदे जाने के बाद जरूरत पड़ने पर यह संख्या 4 से 8 स्क्वाड्रन तक जा सकती है, और ऐसा होने पर Su-57 के लिए फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, हथियार और मैन पावर की ज़रूरत और AMCA के संसाधनों की प्रतिस्पर्धा हो सकती है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर AMCA में देरी हुई तो भारत और Su-57 खरीदने के दबाव में आ सकता है, और इससे एक फीडबैक लूप बन सकता है। AMCA देर से आए, ज़्यादा Su-57 खरीदे जाएं, AMCA के लिए फंडिंग कम हो और AMCA देर हो जाए, तो इस लूप में भारत फंस सकता है। भदौरिया सर का कहना है कि भारत को विदेशी फाइटर को AMCA का विकल्प नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन AMCA को भी लंबे समय तक चलने वाला ओपन एंडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बनने देना चाहिए। सब कुछ समय पर हो, ताकि हमें जो विदेशी फाइटर है इनकी आवश्यकता कम से कम पड़ सके। डीआरडीओ इस समय हाई एनर्जी पल्स लेजर तकनीक को आगे बढ़ा रहा है, जिसका भविष्य में एंटी सैटेलाइट मिशन में इस्तेमाल हो सकता है। पारंपरिक एंटी सैटेलाइट में जो मिसाइल होती हैं, उनकी तरह जो सैटेलाइट को सीधे टक्कर मारने के बजाय लेजर प्रकाश की गति से ऊर्जा का शक्तिशाली पल्स भेजकर उसके सेंसर या फिर दूसरे महत्वपूर्ण उपकरणों को निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसका एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि सैटेलाइट को नष्ट किए बिना
उसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इमेजिंग पेलोड्स या फिर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को अस्थायी या स्थायी रूप से बाधित किया जा सके। पल्स लेज़र बहुत कम समय में अत्यधिक ऊर्जा छोड़ता है, जिससे इसकी पीक पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी क्षमता दुश्मन के रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सैटेलाइट के खिलाफ उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चुनौती भी है। ऑपरेशनल एंटी सैटेलाइट लेज़र बनाने के लिए बेहद कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेजर एनर्जी जनरेशन, बेहद सटीक बीम कंट्रोल, एडाप्टिव ऑप्टिक्स द्वारा एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को ठीक करना, तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहे सैटेलाइट की अल्ट्रा प्रिसाइज ट्रैकिंग और भी दूसरी समस्याएं हैं जिनका निदान हमें करना होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली और सिस्टम इंटीग्रेशन अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा आगामी माइलस्टोन अक्टूबर 2026 में एयरक्राफ्ट पावर ऑन रखा गया है, यानी पहली बार विमान के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक सिस्टम को पावर देकर सक्रिय किया जाएगा। पावर ऑन से पहले विमान की पूरी वायरिंग, इलेक्ट्रिकल लूम और तकरीबन 700 कनेक्टर्स की पहचान, कनेक्शन और जांच की जाएगी। इसमें कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल टेस्ट चेक होंगे और इक्विपमेंट इंटीग्रेशन और क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंस शामिल हैं। एयरक्राफ्ट चेकआउट जो टेस्ट है, जिसको हम ACHT के नाम से जानते हैं, इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग और एयरक्राफ्ट के साथ लिंक लूम की जो मीटिंग है, ये भी ज़रूरी होगी। QA और CRI क्लियरेंस के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नियंत्रित और वेरीफाइड हैं। यहाँ पर पावर ऑन का मतलब पहली उड़ान बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ग्राउंड टेस्ट शुरू होंगे और ग्राउंड टेस्ट के बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब जाकर विमान को पहली उड़ान की जो मंजूरी है, ये प्रदान करी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।